गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 पढ़ा था। पाठ का नाम है तराजू चूहे खा गए। बच्चों, ये एक व्यापारी की कहानी है। धनीराम नाम का एक व्यापारी होता है। वह धनवान होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर कर्ज भी हो जाता है। कर्ज चुकाने के लिए धनीराम अपनी सारी संपत्ति बेच देता है और कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करता है। धनीराम सारी संपत्ति बेच देता है। अंत में उसके पास एक तराजू रह जाता है। वह सोचता है कि इस तराजू को तो बेचना ठीक नहीं है, इसलिए वह तराजू लेकर अपने मित्र सोहनलाल के पास जाता है और उसे अपने पास रखने के लिए कहता है। सोहनलाल धनीराम को देखते ही खुश हो जाता है और पूछता है कि मित्र, कैसे आए हो? तो धनीराम उसे बताता है। सोहनलाल ने कहा कि कोई बात नहीं मित्र, आप रख जाओ, जब भी आप आओगे तो आप ये तराजू वापस ले जाना। धनीराम वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद धनीराम वापस आता है धन कमाने के बाद। तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने मित्र सोहनलाल से मिल लिया जाए और उसके पास जो तराजू रखा है वो भी मैं ले आऊँगा। यह सोचकर धनीराम सोहनलाल के पास जाता है। सोहनलाल पूछता है, और मित्र, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? तो धनीराम कहता है कि ईश्वर की कृपा से और आप सबकी कृपा से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है और मैं अपना तराजू वापस लेने आया। सोहनलाल यह सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है कि मित्र, मैंने आपका तराजू तहखाने में रखा था, लेकिन मैंने कुछ समय पहले वहाँ देखा तो वहाँ वह तराजू नहीं था। तराजू को तो चूहे खा गए। यह सुनकर धनीराम सोच में पड़ जाता है, पर वह सोचता है कि अब कुछ कहना उचित नहीं है, इसलिए वो कहता है, कोई बात नहीं मित्र, मैं अपने घर जा रहा हूँ और जाते जाते रास्ते में नदी में स्नान करता जाऊँगा। मित्र, आप अगर अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दें तो यह जब मैं नदी में स्नान करूँगा तो मेरे सामान की रखवाली कर लेगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो सस्ते में ही काम निपट रहा है। धनीराम ने तो कुछ नहीं कहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उसने अपने मित्र रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। थोड़ी देर बाद धनीराम वापस आता है तो सोहनलाल घबरा के पूछता है कि मित्र, क्या हुआ, तुम क्यों वापस आ गए? तो धनीराम बताता है कि मित्र, जब मैं नदी के पास से गुजर रहा था। सोहनलाल पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है? तो धनीराम कहता है कि जब मैं नदी के पास से गुजर रहा था तो एक बाज वहाँ पर आया, वह रामू पर झपटा और रामू को उठा ले गया। यह सुनकर सोहनलाल क्रोधित हो जाता है और कहता है कि या तो मेरे पुत्र को तुम वापस लौटा दो या फिर मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। लड़ते झगड़ते दोनों नगर सेठ के पास पहुंच जाते हैं। नगर सेठ जैसे ही सोहनलाल की बात सुनता है तो वह भौचक्का रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला एक पक्षी एक आदमी को कैसे उठा सकता है? तो धनीराम कहता है कि जैसे एक चूहा तराजू को खा सकता है, वैसे ही पक्षी भी एक आदमी को उठा सकता है। यह सुनकर नगर सेठ का माथा ठनठनाया। उसने सोचा कि यहाँ कुछ ज़रूर गड़बड़ है, तो वह उन्हें पूरी बात बताने के लिए कहता है। जब धनीराम ने पूरी बात बताई तो नगर सेठ समझ जाता है और वह सोहनलाल को तराजू लाने के लिए, वह धनीराम को रामू को वापस लाने के लिए कहता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी करनी, जैसे का तैसा। तो आइए इस चैप्टर की हम बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं आज। पाठ में से जय वाले 4 शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, एक शब्द दिया गया है जय, और इस जय के नीचे ये डॉट लगाएगा। बच्चों, इस डॉट को हम नुक्ता या फिर निम्न बिंदु कहते हैं। जो बिंदु हम ऊपर लगाते हैं उसे तो हम अनुस्वार कहते हैं, लेकिन जो बिंदु नीचे लगाते हैं उसे हम नुक्ता या फिर निम्न बिंदु कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ण दिया गया है जय। इस वर्ण
से, इस वर्ण से बनने वाले 4 शब्द हमें पाठ में से चुनकर लिखने, जो कि इस प्रकार हैं। कर्ज, नंबर सेकंड है चीज, नेक्स्ट है कामकाज, और नंबर 4 आजमाओ। तो ये नुक्ता वाले हमारे 4 शब्द हो गए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना। तो बच्चों, इससे पहले आप जान लें कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें तो हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर गोला लगाइए। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है चूहा, और चूहा के सामने 2 शब्द लिखे गए हैं, चूही और चूहिया। तो उनमें से जो करेक्ट वर्ड है, चूहा का जो सही स्त्रीलिंग है, उस पर हमें सर्किल करना है, गोला लगाना है। तो यहाँ सही हमारा है चूहिया। क्वेश्चन नंबर 3 का कै पार्ट, इसमें हम चूहिया को सर्किल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है सेठ। तो सेठ का स्त्रीलिंग हो जाएगा सेठानी। नेक्स्ट है लड़का। बच्चों, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। और लास्ट है बेटा। बेटे का स्त्रीलिंग हो जाएगा बेटी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है विलोम शब्द। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, आपको पता ही होगा विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द या फिर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? सफल। बच्चों, सफल का विलोम हो जाएगा असफल। खे में है पुराना, तो पुराने का विलोम शब्द हो जाएगा नया। नेक्स्ट है दोष। तो बच्चों, दोष का विलोम हो जाएगा गुण। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है शहर। शहर का विलोम होगा गांव। नेक्स्ट है मूर्ख। बच्चों, मूर्ख का विलोम शब्द होता है ज्ञानी, या फिर हम समझदार भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वह है सुरक्षित। सुरक्षित का विलोम हो जाएगा असुरक्षित। नेक्स्ट है लाभ। लाभ का उल्टा हो जाएगा हानि। हानि मीन्स लॉस और लाभ मीन्स प्रॉफिट। लास्ट है बेईमानी। बच्चों विलोम शब्द हो जाएगा इसका ईमानदारी। ये तो थे हमारे विलोम शब्द। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है संज्ञा। बच्चों आप सभी जानते होंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी का बोध करवाने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या फिर वस्तु विशेष का बोध करवाएं, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध करवाएं, वह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करवाकर उसकी संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का बोध करवाएं, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। बच्चों मन के जो भाव होते हैं जैसे घृणा, प्रेम, नफरत आदि, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द पूरे वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। बताइए कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? हमें फाइंड आउट करना है कि जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वह व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। बच्चों यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है वह है धनीराम दिल्ली चला गया। इसमें धनीराम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसको रेखांकित किया गया है, सॉरी दिल्ली शब्द को रेखांकित किया गया है कि दिल्ली शब्द क्या है। बच्चों दिल्ली शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, क्योंकि दिल्ली एक ही है, दिल्ली के जैसी दूसरी थोड़ी ना है, वह एक ही स्थान है, इसलिए स्थान विशेष होने के कारण दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या में हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सोहनलाल दुखी होकर बोला। यहाँ सोहनलाल वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो बच्चों सोहनलाल भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है यह तराजू कुछ दिनों के लिए रख लो। यहाँ तराजू शब्द अंडरलाइन किया गया है। तराजू बच्चों जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि यह किसी एक वस्तु का बोध न कराकर संपूर्ण तराजू जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए तराजू जातिवाचक। ईश्वर की कृपा से उसने काफी धन कमाया। ईश्वर की कृपा से बच्चों यहाँ ईश्वर शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ ईश्वर शब्द जो है वह है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि
यहाँ किसी एक ईश्वर विशेष का नाम लेके, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, तो ये तो व्यक्ति विशेष में आ जाते। लेकिन यहाँ अलग अलग धर्म के आधार पर सब लोग अपने ईश्वर को पूजते हैं, मानते हैं, इसलिए यहाँ ईश्वर शब्द को जातिवाचक में रखा गया। धनीराम को क्रोध आ गया, या धनीराम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। धनीराम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति विशेष के कारण यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वह रामू को अपने साथ ले गया। यहाँ रामू शब्द के बारे में पूछा गया है, तो रामू भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो हमें एक विशेष व्यक्ति का बोध करवा रहा है। लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वह है, बाज रामू को उठाकर ले गया। बच्चों यहाँ बाज शब्द के बारे में पूछा गया है जो कि जातिवाचक शब्द है। बाज शब्द से हमें एक पक्षी का बोध नहीं होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो बाज जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। जो उत्तर सही हो उस पर सही का निशान लगाइए। नदी का समानार्थी शब्द है जलाशय, सरोवर, सरिता। तो बच्चों यहाँ नदी का समानार्थी है सरिता, जलाशय और सरोवर समुद्र के या सागर के समानार्थी हैं। तो यहाँ हम थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे, सरिता। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? नेक्स्ट है, व्यापार करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। तो बच्चों व्यापार करने वाले को हम कहते हैं व्यापारी। यहाँ ऑप्शन दिए गए, व्यापारी, दुकानदार और नगर सेठ। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, व्यापारी। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। उसके पास काफी धन था। इसमें काफी शब्द को अंडरलाइन किया गया है। उसके पास काफी धन था, इसमें सेकंड में पास शब्द को अंडरलाइन किया गया है और लास्ट में उसके शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो बच्चों इसमें थर्ड वाला आएगा सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उसके पास काफी धन था, जिसके भी पास धन था उसके लिए उसके शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड वाला। उसके पास काफी धन था। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसे आप अपनी बुक में फिल कर लें तथा लर्न कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।